I go back to my guests, Charu Pragya, Shilpa Neha Tikri, Dr. Mahua Maiji and Nirmal Kaur continue to be with us on the broadcast. Charu, I'll just come back to you. But I have a lot of questions, Dr. Mahua, coming to you. There's a pertinent point that the BJP is raising. Why did it take more than 6 to 7 days for the Chief Minister to make a statement on this entire issue? Why none of the local leaders from the JMM or from your party bothered to visit the victim? Third, and the most important point, the local primary healthcare center or the local hospital was unable to give any sort of treatment to the victim. Shouldn't your government must have stepped in at that point in time? मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देना चाहूंगी। जी महुआ जी। पहला सवाल, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी को बहुत दुख है अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो एक विक्षिप्त या सिफिरा टाइप का लड़का था। अगर वह स्वस्थ होता तो निश्चित रूप से जिसे वो प्यार करता है उसके साथ इस तरह का बर्ताव कभी भी नहीं करता। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार पूरी तरह से उस परिवार के साथ है। भाजपा शुरू से ही इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। भाजपा धर्म के नाम पर हमारे स्टेट में लगातार लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार में अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी आए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें हमारी सरकार के खिलाफ कही है। तो उनके समय की एक घटना मैं बताना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जयंत सिन्हा जी जो भाजपा के मंत्री रहे हैं, उन्होंने मॉब लिंचिंग के दोषियों को जो वहां जेल से छूटकर आए थे और उन्होंने सामूहिक रूप से उनकी भी निंदा की गई थी। उनको भी बोला गया था कि आपने जो किया है वो गलत किया है। लेकिन मैं आज आपसे कुछ सीधे सवाल पूछ रही हूँ महुआ जी। जी बोलिए सवाल का ही जवाब देना चाहूंगी। मैं सबसे पहली बात कि अगर लड़की के पिता ने माननीय रघुवर दास जी से मदद मांगी थी जिस दिन घटना हुई उसके 1-2 घंटे के बाद, तो क्या भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री रहने के कारण क्या वो किसी भी व्यक्ति को फोन करके या अपने किसी कार्यकर्ता को या किसी सरकारी अधिकारी को अगर वो एक फोन भी कर देते कि तुरंत उस लड़की को लेके रांची या कहीं भेजा जाए, तो क्या वो नहीं आते? हम लोग खुद करते हैं। हम मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी कोई पीड़िता या पीड़ित रात के 1 बजे 2 बजे भी हमें फोन करता है तो चाहे किसी की भी सरकार रहे, हम लोग फोन करके तुरंत उनकी मदद करते हैं। हम यहाँ बीमारी का बहाना नहीं बनाते, क्योंकि वो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा के हजारों मुझे माफ करिए, मैं आपको रोक रही हूँ। आपके फ्रेम में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। माय टीम इज जस्ट गोइंग टू फिक्स योर फ्रेम। निकल कर आए हैं। क्या ये सिर्फ सरकार सिर्फ हमारी पार्टी का ही काम है कि उस पीड़िता को न्याय दिलाया जाए? और दूसरी बात कि हमारी सरकार की तरफ से वहां जाने या न जाने की जो बात है, सरकार पूरी तरह से गंभीर है। तभी आपको पता होना चाहिए कि घटना घटित होने के 5 से 6 घंटे के अंदर ही उस जो अपराधी था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हुआ है। क्या कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चे का नेता गया और पीड़िता से मिला? क्या मुख्यमंत्री ने इस पर कोई भी बयान दिया? क्या आपके परिवार, आपकी पार्टी से कोई भी ऐसे लोग थे जो परिवार से मिलने गए? ये सारे तो बड़े जायज सवाल है ना। हम लोग प्रदर्शन पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है, धार्मिक मुद्दा बना दिया जाता है, दंगे फसाद भड़काने का काम किया जाता है। लेकिन मैंने अभी आपसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा। मैंने आपसे सिर्फ वो सवाल पूछे जो किसी भी सरकार की, किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार से पूछे जाने चाहिए कि आपने पीड़िता के परिवार के लिए क्या किया, आपकी पार्टी के नेताओं ने पीड़िता के परिवार के लिए क्या किया, मुख्यमंत्री ने बयान क्यों नहीं दिया? ये सारे सवाल तो आपको जवाब देना भी पड़ेगा। जिसकी मांग भाजपा ने ही की थी और पीड़ित परिवार के साथ है हमारी सरकार। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दोषी को सजा देनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, इस तरह के जो दोषी होते हैं, वो किसी मजहब के नहीं होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। निर्भया कांड के समय में भी जो घटनाएं हुई थी वो किसी हिंदू या मुस्लिम वो नहीं था। देखिए, बीजेपी का कहना है, और रघुवर दास जी थे, बहुत सारे दूसरे बीजेपी के भी ऐसे नेता हैं जिनका कहना है कि एक लार्जर डिजाइन है, एक बड़ी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। चारू प्रज्ञा, कमिंग टू यू, सॉरी यू वर इंटरप्टेड अर्लियर, बट द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट इज देयर एनी सब्सटैंशियल बेसिस फॉर बीजेपी एंड इट्स लीडर्स टू मेक assertions like this?
So, Anusha, I was listening to the JMM spokesperson, and she's an honorable member of parliament. I am going to do my best to be polite, but I think she's sitting here with her eyes closed, with her ears closed. If she pretends that there is no religious angle to this, Jharkhand has been riddled with religious angles since their government came into power. I can take numerous examples, but let me only take one for now and come back to discuss the child we have lost, and I'm calling her a child. She was at least 4 years away from marriageable age, and this man had the courage and he was allowed to be in a position where he ended her life. She was 4 years away from marriage. She could not even legally marry till the age of 21. But the important thing is, do you remember how under JNN and Congress government, schools' names have been changed to Urdu schools. Schools actually started giving weekly offs on Fridays, and Jharkhand government knew about it. Then our MLA flagged them off of it. That is when they sent out a letter, and now they are pretending they are fixing it. The situation in Jharkhand is such that they cannot win elections if they don't side with these kind of antisocial elements. It's well and good to come on television and do some political posturing. in this case, the accused was arrested in less than 4 to 5 I hours. wanted to come to that. And Anusha, when I saw visuals of that man being arrested, he actually looked like he was being given a reward. उसको स्टेज पे बुला के उसको मेडल पिलाया जा रहा है. That is how that man looked. And is that because of the way the police treated him? He had any reason to believe that he will be let off scot-free? Will he be bailed out? Will he be called mentally unstable, and then his family background will be discussed and he will be allowed to roam the streets of that state again? And God knows, attack how many other women. And the sad thing is, when an incident like this happens, there is a lot of one-sided reporting. There is always hiding the identity of the Muslim culprits part. So you'll always just say, I've read so many articles over the last few days. Nobody wants to address the fact that this was a Muslim man who targeted a little Hindu girl, and when she did not agree to be with him, he thought whatever he does is allowed because his religion allows it, because according to them, if she agrees to marry him and become a Muslim, it's all well and good, but if she doesn't, she deserves to die. And that thought process is what we are fighting against. But before I go to other guests, Charu, a short question from you. Haven't we seen, unfortunately in this country, many instances where maybe the boy and girl are from the same religion or the same community, but if the girl refuses the advances of a man, they resort to such criminal tactics? What draws the caveat that this is communal, this is motivated by religion, and this is simply a crime against women? There is no theoretical or psychological yardstick that we can apply. So on a very basic level, I do agree with you. Crime against women have to be approached with that angle and direction. But at the same time, there has been a lot of calculated crime against women of a certain community by men of a certain minority community, and we cannot hide away from it. One of the reasons why the Love Jihad law is cropping up in so many states in our country, that's the reason, and Jharkhand also needs to come up with that law. Okay, we are anyways on shaky ground politically. Maybe they should take some corrective measures. I want to bring in Shilpa Neha Tikri.